क्लास 8 का सुपर रैपिड रिवीजन और आज हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक को इस चैप्टर के चुन चुन के करेंगे कवर और मात्र 15 मिनट में निपटा देंगे पूरा का पूरा चैप्टर। बिना किसी देरी के फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। हमें पता है ये चैप्टर किनके बारे में है, हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजों ने किस तरीके से बदली इसके बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन और ओरिएंटलिस्ट के बारे में। देखो दोस्तों, हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे ना, वो दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप कहता था कि भैया इंडियन एजुकेशन इतनी भी खराब नहीं है, हमें इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा ग्रुप कहता था बिल्कुल नहीं, इंडियन एजुकेशन एकदम घटिया है, धिक्कार है इस पे, वेस्टर्न एजुकेशन इज वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिश रूल जब इंडिया आया, उनको एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की नीड क्या पड़ी, क्या ऐसा जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो देखो भैया, उनका सपना था टेरिटोरियल कंट्रोल, रेवेन्यू कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल। वो तीनों तरह से इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्या चाहते थे? तीनों तरीके से इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। वो मानते थे कि हमारा एक मिशन है, हमारा मिशन है इंडिया के लोगों को सिविलाइज बना देना। अब सबसे पहले सिविलाइज आप कह रहे हो, आपको कैसे पता कि इंडिया के लोग सिविलाइज्ड नहीं है? ये उन्होंने बात खुद मान ली थी। उसके बाद वो चाहते थे इंडिया के जो कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, इन सबको बदल देना। इसके लिए जो सबसे पहले आए ओरिएंटलिस्ट, इसको कहा जाता है ओरिएंटलिज्म। तो दोस्तों ये कौन लोग थे? मैंने आपको बताया, ये वो लोग थे जिन्हें इंडियन एजुकेशन ठीक लगती थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है 1783 के विलियम जोन्स, जो कि कैलकाटा आए थे एज अ जज, लेकिन उसके बाद आके ये एक ओरिएंटलिस्ट बन गए, इंडिया के लैंग्वेजेस को प्रमोट करने लगे। इन्होंने अपने दो दोस्तों हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनाएल हेलहेड, ये दोनों भी ओरिएंटलिस्ट थे, इन दोनों के साथ मिलकर बनाई द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। एशियाटिक सोसाइटी बनाई, जिसके थ्रू इन्होंने क्या करा, एक जर्नल शुरू करा जहां पे ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वैदिक सोसाइटी के बारे में चीजें पब्लिश किया करते थे। इन्होंने संस्कृत पढ़ी, इंडिया का लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस, इन सब चीजों में पढ़ाई करी और उसके बारे में दुनिया को बताया। अब देखिए, ओरिएंटलिस्ट का बिलीफ था कि इंडियन कल्चर जो है ना, उसके पास एक ग्रेट एंशिएंट नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दुनिया यूज कर सकती है। ब्रिटिश को प्रमोट करनी चाहिए इंडियन लर्निंग, और उसके साथ साथ ब्रिटिश वुड बिकम गार्जियंस प्लस रूलर्स ऑफ इंडियन रूलर। उन्होंने कहा कि अगर हम इन्हीं की लैंग्वेज पढ़ के इनको सिखाएंगे तो इससे हम क्या हो जाएंगे, इससे भारतीय लोग हमें अपना गार्जियन मानने लगेंगे, ना कि अपना दुश्मन। अब देखिए, अब एक ही तो था नहीं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी बनाई। एशियाटिक सोसाइटी ने इंडिया में दो बड़े काम करे। पहला, एक मदरसा खुलवाया कैलकाटा में, और दूसरा एक हिंदू कॉलेज खुलवाया बनारस में, जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी। तो आई होप अब आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं द ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, यानी कि अब हमने ओरिएंटलिस्ट की तो बात कर ली, इसका जो ऑपोजिट ग्रुप था, जो कहता था एकदम गलत, घटिया है एजुकेशन, उसकी बात करें तो भैया ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, इसमें अगर आप देखें, अर्ली 19th सेंचुरी आते आते लोगों ने इंडियन एजुकेशन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल साहब का। ये वही है जिनके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ये कहते थे कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो केवल बेकार है और यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हमें इनको वेस्टर्न साइंस सिखानी चाहिए, उससे इनको कुछ अकल आएगी। फिर आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गाय, जिसके बारे में आपका सवाल आना तय है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। इन्होंने इंडिया को एक अनसिविलाइज देश की तरह देखा और ये कहते थे कि ईस्टर्न नॉलेज इज मच बेटर देन इंग्लिश, ईस्टर्न नॉलेज बहुत घटिया है एज कंपेयर टू वेस्टर्न नॉलेज, मतलब इंडिया की नॉलेज घटिया एज कंपेयर टू वहां की नॉलेज। तो ये कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, और इन्हीं की वजह से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट अंग्रेज पास कर देते हैं, जो कि कहता था कि अब इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाएगा आपके जितने भी हायर एजुकेशन है। अगर आपको कॉलेजेस में डिग्री लेनी है हायर एजुकेशन की, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, हिंदी में कोई डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है दोस्तों वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने इंडिया में आके एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी सेटअप करी जिसने इंडिया की एजुकेशन को सिखाने की जगह पैसा कमाने की इंडस्ट्री बना दी। दोस्तों बहुत विजनरी आदमी था ये वुड्स। जैसे आज आप समझ रहे हैं, आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री है पैसा कमाने की, है ना। इसी तरीके से ये बात वुड्स जान गया था कि हम ज्ञान देके कुछ नहीं रखा, पैसा कमाओ, लूटो। तो इसने क्या बनाया, इसने एम बनाया कि एजुकेशन ऐसी करो जिससे ट्रेड और कॉमर्स में सपोर्ट हो, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डेवलप हो पाए और मोरल कैरेक्टर इंडियंस का बढ़ जाए। तीसरा,
एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करे अंग्रेजों ने, इन्होंने क्या करे, हाई स्कूल डिग्रीज बनाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप हुआ। आगे देखें, अब देखो इन्होंने कहा कि चलो अब हाई स्कूल तो हो गया, अब छोटे छोटे स्कूल जो है इनको भी हमें बदलना है। भैया आपके आपके जैसे बच्चे आज स्कूल जाते हो, एग्जाम देते हो, क्या हमेशा से ये एग्जाम ऐसे ही थे? नहीं बेटा, ध्यान से देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक व्यक्ति पकड़ा, विलियम एडम, इसको कहा कि एक काम करो, तुम बंगाल और बिहार के सारे स्कूलों में जाके जरा एक सर्वे करके आओ, देखो जरा स्कूल चल कैसे रहे हैं अभी, फिर हम देखेंगे क्या बदलना है। तो भाई साहब गए, सर्वे करने गए बंगाल और बिहार में, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स के बारे में सर्वे किया, वहां पे 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, और इन स्कूल को चलाते कौन थे? लोकल कम्युनिटीज, कोई प्रॉपर स्कूल नहीं थे ये। और सबसे अच्छी बात, ये थे पाठशाला, गांव गांव में पाठशाला खुली हुई थी, जहां पे ना कोई फिक्स्ड फीस थी, ना कोई किताबें थी, सिर्फ कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंच या ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई अटेंडेंस या एग्जाम नहीं थे, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स थी। फ्लेक्सिबल मतलब जब हार्वेस्ट का सीजन आता था तो बच्चे अपने माता पिता की मदद करते थे, ना कि स्कूल आते थे, तो यहां पे उन्हें छुट्टी मिल जाती थी। तो इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चल रहा था, इसको बदला गया। अब बदल के क्या किया गया? नए रूल्स, नए रूटीन्स आए, नए स्कूल आफ्टर 1854 वर्नाकुलर एजुकेशन पे फोकस किया गया। भैया न्यू सिस्टम आए जिसमें टेक्स्ट बुक्स आ गई, किताबें फिक्स, एनुअल एग्जाम्स आ गए, डिसिप्लिन रूल आ गए, रेगुलर फीस आ गई, फिक्स टाइम टेबल आ गया, और पाठशाला फॉलोइंग रूल्स, जो पाठशाला स्कूल में बदल गए उनको सरकार पैसे देती थी, जो नहीं बदले उनको सरकार परेशान करती थी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जो बेचारे पुअर गरीब के बच्चे थे वो स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे स्कूल की फीस देने के, और जो अमीर बच्चे थे भैया वो जाते थे। सिस्टम ने गांव की नीड्स को इग्नोर कर दिया था। अब बात करें इंडिया के लोगों की, उन्होंने इस पे क्या इंपैक्ट दिया? तो भैया देखिए, इंडिया के जो लोग थे इनके 2 व्यूज थे। कुछ लोग कहते थे कि जो अमीर लोग थे कि दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार है, हमको तो वेस्ट की तरह पढ़ना है, वेस्ट की तरह, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग विदेश जाके पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा विदेशी अब इंडिया के पढ़ा रहे तो क्या बड़ी बढ़िया चीज है। लेकिन कुछ इसका अपोज करते थे। जो लोग इनका अपोज करते थे उसमें 2 बड़े नाम हैं। पहला आते हैं महात्मा गांधी, सबसे बड़े नाम। उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के व्यू क्या थे? ये कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हमारे भारत की जो प्राइड है, कल्चर है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंग्लिश एजुकेशन से हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी, एक छोटे पने की भावना आ रही है कि हम छोटे हैं, वो हमसे बेहतर है। उसके साथ साथ ये कहते थे कि केवल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस ये करते थे, इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकल और मोरल लर्निंग। ये बता रहे हैं कि इनके व्यूज क्या थे। ये कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन केवल पढ़ना लिखना सिखा रही है, ज्ञान नॉलेज से उसको फर्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए जो माइंड और सोल दोनों को डेवलप करे। और लिटरेसी का मतलब एजुकेशन नहीं है, ये गांधी जी समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना और लिखना आ गया, कि वो लिख लेता है अपना नाम, पढ़ लेता है न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने के लिए आपके पास कुछ सर्टेन वैल्यूज भी तो होनी चाहिए। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके व्यूज थोड़े अलग थे। ये चाहते थे, एक बैलेंस्ड व्यूज थे इनके, कि भाई हम वेस्ट इंडिया की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, ये बात मानते थे, और कहते थे कि हमें वेस्ट से थोड़ी बहुत चीजें लेनी चाहिए, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, और बाकी अपने इंडियन कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दोनों को मिला के। तो इन्होंने बचपन में इन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं एक स्कूल खोलता हूं। इन्होंने स्कूल का नाम रखा शांति निकेतन। शहर से 100 किलोमीटर दूर, 60-70 किलोमीटर दूर इन्होंने जंगल में एक स्कूल खोला, जहां बच्चे खुशी से आके पढ़ते थे, जो मन करे वो पढ़ते थे, जहां पे एजुकेशन क्रिएटिव थी, नेचुरल थी, और रिजिड डिसिप्लिन नहीं था, लर्निंग नेचर के साथ थी, और टीचर्स आपकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करते थे। ऐसा स्कूल इन्होंने खोला। इन दोनों के बीच में एक सवाल आता है, डिफरेंस क्या था? बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। जो महात्मा गांधी थे ये वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, ये खिलाफ नहीं थे, ये बैलेंस्ड व्यू रखते थे। ये फेवर करते थे मैनुअल वर्क और हैंडीक्राफ्ट। महात्मा गांधी कहते थे कि हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीजों पे फोकस करो, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो। यहीं पे ये कहते थे कि ठीक है, लेकिन साइंस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, के हम आत्मनिर्भर बने, और ये कहते थे एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी, नई चीजें बनाने के लिए हम एजुकेशन पढ़े। समझ में आया? तो अगर समझ में आ गया तो भैया यहां तक चैप्टर हो गया है खत्म। इसके आगे अब हम डिस्कस करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, फटफट देख। अब देखो एक एक करके मैच द फॉलोइंग साथ में पढ़ते हैं। देखो भैया, विलियम जोन्स साहब जो है, रुको रुको बढ़िया सा वो ले लेते हैं। हाँ, तो अब देखो विलियम जोन्स जो है, लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, गुरु क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। सही बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट सिखाते थे। थॉमस मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे। महात्मा गांधी जो थे वो
क्रिटिकल थे, इंग्लिश एजुकेशन के बहुत ही घटिया मानते थे और पाठशाला में गुरुज होते थे। ट्रू फॉल्स की बात करें, जेम्स मिल वाज अ सीवियर क्रिटिक। भैया जेम्स मिल जो थे सीवियर क्रिटिक थे ओरिएंटलिस्ट के। बिल्कुल सही बात है, थे। वो तो बहुत बुराई करते थे, इंडियन एजुकेशन घटिया है। 1854 में जो डिवोर्स का डिस्पैच आया था वो इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन के फेवर में था। बिल्कुल सही बात है भैया। तीसरा, महात्मा गांधी थॉट कि प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी ये मानते थे कि लिटरेसी को अगर बढ़ाओ तो एजुकेशन बढ़ती है। क्या ये सच है? नहीं भैया, ये फॉल्स है। उसके बाद साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये चाहा, माना, फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। क्या बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देना चाहिए? बिल्कुल गलत, ये भी फॉल्स है। तो टिरू टिरू, फॉल्स फॉल्स। अब फटाफट देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर फटफट। पहला, विलियम जोन्स ने ये क्यों फील करा कि उन्हें इंडियन एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी पढ़नी चाहिए थी? क्यों उन्हें ऐसा लगा? क्योंकि भैया विलियम जोन्स जो थे कि भैया इंडियन एजुकेशन, जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, लॉ पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि इनके अंदर कितनी डेप्थ है। सो वो चाहते थे कि अगर हम इंडिया की एजुकेशन को पढ़ के प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ये इंडियंस हमें अपना गार्जियन मानने लगेंगे। याद है? तो ये हो गया। जेम्स मिल और थॉमस मकॉले जो थे, जो ये ऑपोजिट थे दोस्तों, याद रखना। जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो इंडियन ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना। और इसका ऑपोजिट होता है एंग्लिसिस्ट, ठीक है, याद रखना, एंग्लिसिस्ट। और एंग्लिसिस्ट में दो बड़े नाम आते हैं, विलियम जोन्स और जेम्स मिल। ये दोनों क्यों सोचते थे कि यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल? बिकॉज इन्हें लगता था कि इंडिया की एजुकेशन बहुत ही घटिया है, बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत ही पिछड़ी हुई एजुकेशन है। महात्मा गांधी क्यों लोगों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे? बिकॉज वो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि घर घर अगर इंसान अपना खुद का चीजें बनाएगा, क्रिएटिविटी करेगा, पैसा कमाएगा, तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन एनस्लेव कर रही है हमें? कर रही है क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन का अगर आप फंडामेंटल देखें तो वो आया ही था, हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए आई थी इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन का मेन एम क्या था? पैसा कमाना, ना कि हमारे देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन देना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लिख दो भैया कमेंट में मजा आ गया, क्योंकि यहां पे हमने पूरा मात्र इतने से मिनटों में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। मजा आया तो लिखना कमेंट में मजा आया। मिलते हैं अगले चैप्टर में ऐसे ही सुपर रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।